हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए और इसकी प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आप सीक्वेंस में इन सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। और इस चैप्टर के रिवीजन नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए जाएंगे जिससे आप इन चैप्टर को ईजिली रिवाइज भी कर सकें। चलिए बिना देरी करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक स्टोरी दी गई है अनाघा स्कूल ट्रिप के बारे में। तो अनाघा जो है फर्स्ट टाइम अपने स्कूल के ट्रिप पर जा रही थी और उनकी ट्रिप जो थी वो कहाँ से थी, ट्रेन के थ्रू थी, पुणे से बनारस की। तो उसकी माता जी जो उसको छोड़ने के लिए आती हैं अनाघा को, वो उनके टीचर से बोलती हैं कि क्या आपने चिल्ड्रंस को बुद्धा के बारे में बताया है, या अगर आप बनारस जाएंगे तो इनको सारनाथ जरूर लेकर जाइएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये बुद्धा कौन थे और ये सारनाथ जगह की जिसकी इनकी माता बात कर रही हैं ये आखिरकार है क्या। तो चलिए बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा जी के बारे में बताया जा रहा है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में, कि सिद्धार्थ, जिसको हम गौतम के नाम से भी जानते थे, मतलब इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था, यही है फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म जो आइडियोलॉजी थी उसके फाउंडर कौन थे, सिद्धार्थ, जिनको लास्ट में लॉर्ड बुद्धा के नाम से जाना गया और इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था, लगभग 563 BC यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और जगह क्या थी, लुम्बिनी वन। अब इसमें बुक में लिखा नहीं है शायद, लुम्बिनी वन, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल के अंदर पड़ता है। तो इनका बर्थ कब हुआ था, 563 BC में। दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल। और ये समय ऐसा था जब लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो महाजनपद के राजा थे वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी, लाइफ जो है लोगों की चेंज हो रही थी। गाँव में भी जैसे कि शहरों में चेंजेस आ रहे थे, वैसे ही ग्रामीण इलाके जो गाँव वाले इलाके थे वहाँ पे भी लोगों की लाइफ बदलती जा रही थी। तो बहुत सारे थिंकर्स थे जो कि ट्राई कर रहे थे जानने का इन चीज़ों के बारे में कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में ये क्यों हो रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि ये जो हम लाइफ जी रहे हैं इस लाइफ के जीने के पीछे का कारण क्या है, लाइफ के बाद क्या होता है, डेथ, लाइफ आफ्टर, मतलब डेथ के बाद क्या होता है, ये जो हम यज्ञ आज के टाइम पे कर रहे हैं यज्ञ क्यों करे जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो लोगों के मन में बहुत सारे नए क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पीरियड ऐसा था कि जब लोगों के जीवन में चेंजेस आ रहे थे। क्योंकि जो क्षत्रिय थे वो जो है रिलीजियस डोमिनेंस जो ब्राह्मण्स का था उसके खिलाफ वो लोग भी उसका विरोध करने लग गए थे। उसी के साथ साथ देखोगे तो पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा कि पंच मार्क कॉइन्स ये स्टार्ट हो चुके थे महाजनपदों में, जिससे कि जो व्यापारी वर्ग था जो कि वेस्ट कैटेगरी में आते थे वो लोग भी धीरे धीरे क्या इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लग गए। इसलिए उन लोगों ने ऐसे धर्म की खोज स्टार्ट कर दी जहाँ पे उनकी सामाजिक स्थिति जो सोशल स्टेटस है वो उनका ज़्यादा अच्छा हो सके। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है नए नए धर्मों का, नए नए आइडियाज़ का, यहाँ से ओरिजिन होता है, जहाँ से बुद्धिज़्म, हम जैनिज़्म के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ उपनिषदों के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा चैप्टर जो है मेरी तरफ से आपको लग रहा होगा कि लेंदी हो रहा है, बट ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तभी हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बुद्धा ये बिलोंग करते थे कि स्मॉल गन को, जिसको बोले थे शाक्य गण। तो ये इंपॉर्टेंट आता है कि जो बुद्धा थे उनका क्लैन कौन सा था, तो शाक्य गण को ये बिलोंग करते थे और ये एक क्षत्रिय थे। और जब ये एक यंग मैन थे तब इन्होंने अपने सारे कंफर्ट्स वगैरह को छोड़ के नॉलेज की तलाश में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लगभग 29 ईयर्स की एज जब इनकी थी तब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और ये नॉलेज की तलाश में निकल चुके थे। और कई सालों तक ये इधर उधर घूमते रहे, लोगों के साथ मीटिंग करते रहे, दूसरे लोग थिंकर्स के साथ आपस में डिस्कशन करते रहे। और लास्ट में इन्होंने अपना खुद का पार्ट ढूंढा रियलाइजेशन का, जो कि था मेडिटेशन। और इन्होंने कई सालों तक मेडिटेशन करी और मेडिटेशन के बाद पीपल ट्री जो कि बोध गया में है बिहार के अंदर, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब, एनलाइटमेंट का मतलब यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो भी इनके मन में सवाल आते थे कि हम जीवन क्यों जीते हैं, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उसके पीछे का कारण क्या है, तो ये जितने भी सवाल थे जिनके जवाब ये लोग ढूंढ रहे थे, नए नए क्वेश्चंस के जो आंसर ये लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो एक दिन बोध गया के ट्री के नीचे जब ये बैठे हुए थे तब इनको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए। और उसके बाद से इनको जो है बुद्धा के नाम से जाना गया। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। तो यहाँ से कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि बुद्धा जो है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था।
और जब इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई बोध गया में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोध गया में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट अटेन करा इन्होंने, उसके बाद से इनको बुद्धा इसके नाम से जाना गया, और द वाइज वन। उसके बाद ये जाते हैं सारनाथ में, जिसके बारे में अभी इस चैप्टर की शुरुआत में डिस्कशन हुआ था, जो कि वाराणसी के पास है। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे टीच किया, यानी कि लोगों को शिक्षा सबसे पहली बार कहाँ पे दी इन्होंने? सारनाथ, जो कि बनारस के पास है। और इन्होंने अपनी बाकी की लाइफ जो इनकी बची हुई थी वो ट्रैवलिंग में बिता दी, अपने पैरों पे ट्रैवल, मतलब पैदल चलते थे, इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को टीच करते थे, और पूरी लाइफ इन्होंने ऐसे ही स्पेंड कर दी जब तक कि इनकी डेथ नहीं हो गई, मतलब जिसको हम, और ये जो जगह थी इसका नाम था कुशीनारा, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने पूरा जीवन क्या करा? लोगों को शिक्षा देने में ही बिता दिया, और पूरी ज़िंदगी ये लोगों को चीज़ें सिखाते रहे। अब यहाँ ये जो पूरा सेक्शन है, यहाँ पे हमको टीचिंग्स के बारे में ही बताता है कि बुद्धा जो है वो लोगों को क्या सिखाते थे। बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा सिखाते थे कि जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी सफरिंग्स है, और उसके साथ साथ अनहैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों के पीछे का कारण एक ही है, जो हमारी क्रेविंग्स और डिज़ायर्स हैं। और हमारी डिज़ायर्स जो हैं ह्यूमन बींग्स की, ये कभी फुलफ़िल नहीं हो सकती। हमको जो चीज़ चाहिए, अगर वो चीज़ हमको मिल भी जाती है तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या हैं? और ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, और हम उससे भी ज़्यादा अदर थिंग्स की डिमांड करने लग जाते हैं। और इस टर्म को बुद्धा ने तन्हा बोला है, या फिर थर्स्ट बोला है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, थर्ड या फिर तन्हा किसको बोलते थे? तो ये जो हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, जब हम इनको अटेन कर भी लेते हैं उसके बाद हमारी डिज़ायर्स और बढ़ जाती हैं। इस टर्म को इन्होंने बोला थर्स्ट या फिर तन्हा। और ये जो कांस्टेंट क्रेविंग हमको हो रही है, ये जो थर्स्ट या फिर तन्हा क्रिएट हो रहा है, इसको खाली एक तरीके से रिमूव करा जा सकता है, वो है मॉडरेशन इन लाइफ, मॉडरेशन इन एवरीथिंग। मतलब हमको अपनी लाइफ के अंदर मॉडरेशन लाना पड़ेगा। हमको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी चीज़ से, हमको अपनी लाइफ को बिल्कुल मॉडरेट तरीके से जीना है। तो पहला चीज़ समझ में आया कि हमारी जो क्रेविंग्स है उसको दूर करने के लिए मॉडरेशन हमारी लाइफ में होना चाहिए। पहली टीचिंग इनकी ये थी। दूसरा हमसे कह रहा है कि ये लोगों को ये भी सिखाते थे कि लोग क्या बने? काइंड बने, यानी कि दयालु बने। और खाली एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति दयालु ना बने, काइंड ना बने, उसी के साथ साथ ये दूसरे लोगों के साथ साथ एनिमल्स के प्रति भी काइंड हो। इससे ये समझ में आता है कि बुद्धा की टीचिंग्स में ये चीज़ें बताई हुई थी कि एनिमल्स जो है उनकी भी हमको रिस्पेक्ट करनी है। एनिमल हंटिंग वगैरह के ये लोग खिलाफ थे। और इनका कहना था कि जो हमारे एक्शंस हैं उनका रिजल्ट, जिसको हम कर्मा बोलते हैं, हमारा कर्मा जो है वो लौट के हमारे पास ज़रूर आएगा, चाहे वो इस लाइफ में है या फिर दूसरी लाइफ में। वेदर गुड और बैड, हमारे जो कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमारी लाइफ के ऊपर प्रभाव डालते हैं, चाहे इस लाइफ में या फिर नेक्स्ट लाइफ में। और ये जो बुद्धा की टीचिंग्स थी, ये इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लोगों को सिखाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे प्राकृत जो थी वो लोगों की ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी, तो इसलिए इसका यूज करते थे जिससे कि हर कोई इसको इजीली समझ सके, इनके मैसेजेस को। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास? वेदों को कंपोज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज थी, याद है आपको? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का यूज होता था किसमें? वेदों में। और ये आज की संस्कृत से बिल्कुल अलग है। और बुद्धा किस लैंग्वेज में लोगों को टीच करते थे? वो थी प्राकृत। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। उसी के साथ साथ ये लोगों को इनकरेज करते थे कि वो खुद से सोचें चीज़ों को, रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। बुद्धा का ये मानना था कि लोग जो है वो खुद से भी सोचें, अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करें, अपना जो है लॉजिकल थिंकिंग का भी इस्तेमाल करें। सिंपली जो चीज़ कही जाए, इनफैक्ट अगर मैं कुछ चीज़ कह रहा हूँ तो उसको भी एक्सेप्ट ना करा जाए, उसके पीछे खुद का भी दिमाग इस्तेमाल करा जाए। मतलब कोई भी चीज़ सही है गलत है उसका आपको खुद स्टडी करना है। नेक्स्ट आता है एक स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। तो कीसा गौतमी जो है एक विमेन थी, इसका एक बच्चा था जिसकी डेथ हो जाती है। अभी उस बच्चे को गोद में लेके जगह जगह रोती हुई घूम रही होती हैं गलियों में इधर उधर कि मेरे बच्चे को वापसी ले आओ, मेरे बेटे को वापसी जिंदा कर दो। तो एक काइंड मैन होता है, एक आदमी होता है जो उसको बुद्धा के पास लेके जाता है, कहता है कि आप बुद्धा के पास चलो, वो आपके इस बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। तो बुद्धा उस महिला से बोलते हैं कि तुम मुझको एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ला के दो, तो मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। बट जैसी वो महिला जाने लगती है, वो तो खुश हो जाती है कि अब मेरा बच्चा क्या है जिंदा हो जाएगा।
तो बुद्धा जो है एक कंडीशन रखते हैं कि ये जो आप एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लेके आओगे, सरसों के दाने लेके आओगे, ये किसी ऐसे घर से होना चाहिए जहाँ पे कोई भी मरा ना हो। मतलब जिस भी घर से आप लेके आना, वहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से लेके आना। तो वो जब डोर टू डोर जाती है दूसरे दूसरे घरों में मांगने के लिए, तब उसको रियलाइज़ होता है कि सबके घर में, चाहे किसी के पिताजी हों, किसी की माता हो, किसी की सिस्टर हो, किसी का ब्रदर हो, हस्बैंड वाइफ, चाइल्ड, आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो किसी ना किसी के घर में जिसकी डेथ हुई हो। तो यहाँ वही सवाल पूछा जा रहा है कि बुद्धा जो है वो क्या सिखाना चाह रहे थे उस महिला को। तो बुद्धा ये चीज़ सिखाना चाह रहे थे कि जो सफरिंग एंड डेथ होती है वो सबके लिए कॉमन होती है। सफरिंग एंड डेथ कॉमन टू ऑल। तो यहाँ पे हमारा बुद्धिज़्म वाला टॉपिक लगभग खत्म होता है। अब आते हैं उपनिषद के ऊपर। ठीक है, उपनिषद जो है ये जो वैदिक टेक्स्ट, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में वेदों के बारे में पढ़ा, सेम उसी तरीके जो वैदिक टेक्स्ट हैं उसमें वेद भी आते हैं, उसके साथ साथ ब्रह्मणास भी आते हैं, आरण्यक्यास भी आते हैं और उपनिषद भी आते हैं। ये सारे वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है, जिसमें से जो उपनिषद है वो सबसे आखिरी टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट। इसको वेदांग के नाम से भी जाना जाता है। अब जिस टाइम बुद्धा इन सारी चीज़ों के जवाब ढूंढ रहे थे या नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, उस टाइम और लोग भी थे और दूसरे थिंकर्स भी थे जो डिफ़िकल्ट आंसर, सवालों के आंसर जानने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि उन थिंकर्स में से कुछ लोग चाहते थे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानना। कुछ लोग जानना चाहते थे कि हम जो सेक्रीफाइसेस करते हैं, ये जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ये क्यों करते हैं हम, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है। कुछ थिंकर्स जो है उनका मानना था कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा परमानेंट है यूनिवर्स में जो कि हमारी डेथ के बाद भी लास्ट करता है, यानी कि रहता है, जिसको इन्होंने नाम दिया आत्मा। मतलब कोई चीज़ ऐसी इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में परमानेंट है जो कि हमारे डेथ के बाद भी जिंदा रहती है, उसको बोला इन्होंने आत्मा या फिर इंडिविजुअल सोल। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बोला ब्रह्मा या फिर यूनिवर्सल सोल, जो कि इन सारी सोल्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और इन्होंने ऐसा कहा कि ये जो आत्मा और ब्रह्म, ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। तो यहाँ देखोगे बहुत सारे सवालों के जवाब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट रियलिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा कि आत्मा और परमात्मा। आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल की बात हो रही है, परमात्मा मतलब, सॉरी, ब्रह्म मतलब यूनिवर्सल सोल, और ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। और बहुत सारे ऐसे ही आइडियाज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करे गए उपनिषद में। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो जैसा मैंने बताया कि वैदिक टेक्स्ट का ही पार्ट है क्या, उपनिषद, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देखने को मिलते हैं। उपनिषद का रियली में लिटरली मीनिंग क्या होता है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन। तो उपनिषद का मतलब होता है सिंपली गुरु के समीप बैठना, और जो टेक्स्ट मिलते हैं हमको वो कन्वर्सेशन की फॉर्म पे मिलते हैं उपनिषद के अंदर, कि जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट क्या है, आमने सामने बैठ रहे हैं और डायलॉग की फॉर्म में वो लोग बातें कर रहे हैं। मतलब इन सवालों के जवाब कैसे हो रहे हैं, डायलॉग फॉर्म में। तो उपनिषद के अंदर डायलॉग फॉर्म में हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल के बारे में, आत्मा या फिर इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म यानी कि यूनिवर्सल सोल। यहाँ से आई थिंक ये तीन चीज़ आपको क्लियर होंगी। और जितने भी थिंकर्स थे उपनिषद के, ज़्यादातर उसमें मेन थे। स्पेशली देखोगे तो ब्राह्मण्स और राजास। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ विमेन थिंकर्स। ओकेजनली देखोगे तो कहीं कहीं हमको ऐसे आइडिया, मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं जहाँ पे विमेन थिंकर्स भी इन डायलॉग्स में पार्टिसिपेट करती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए गार्गी, जो कि अपनी लर्निंग के लिए फेमस थी, वो भी पार्टिसिपेट करती थी इन डिबेट्स के अंदर। पुअर पीपल रेयरली इन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें से एक एक्सेप्शन से क्या है, सत्यकामा जवाला, जिनका नाम उनकी माँ के नाम के ऊपर पड़ा था, जो कि एक स्लेव वुमेन थी, जबाली। He had a deep desire to learn about reality and accept as a student by a Brahmin teacher named Gautam. अब देखो यहाँ से क्या समझ में आता है, उपनिषद के जो थिंकर्स थे ज़्यादातर मेन थे, स्पेशली ब्राह्मण्स और राजा। हालांकि कुछ केसेस में विमेन थिंकर्स को भी देखने को मिलता है, जैसे कि गार्गी नाम है एक एग्जाम्पल। वहीं देखोगे पुअर जो थे उनको
रेयरली, बहुत मुश्किल से देखा गया होगा डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हुए, बट एक एक्सेप्शनल केस है कि एक पुअर का एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है जिनका नाम था सत्यकाम जवाला, और इनके टीचर कौन थे जिन्होंने इसको अपना शिष्य एक्सेप्ट करा था, उनका नाम था गौतम। और ये बाद में वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ द टाइम का खिताब इन्होंने हासिल करा। मतलब बहुत बड़े थिंकर से ये भी निकल के आए। कौन? सत्यकाम जवाला। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। और बाद में देखोगे तो बहुत सारे आइडियाज जो हैं या उपनिषद को समझाने का और उसका विकास डेवलपमेंट करने का काम देखोगे तो बाद में किसने करा? शंकराचार्य जी ने। यहाँ एक बॉक्स हमने वाला देख लिया, यहाँ लिखा है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन जो है थिंकर्स थे, जो इंडियन फिलोसफी है उसमें हमको 6 स्कूल्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि जो 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी हैं उनके नाम है वैशेषिक, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा। ये हमको नाम याद रखने हैं। उसी के साथ साथ इनके फाउंडर कौन कौन थे ये रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। जैसे पहले वाले के फाउंडर कौन है, ये हैं। दूसरे के फाउंडर ये हैं। ये हमको खाली इतना चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि फिलोसफी के 6 स्कूल्स और उसके फाउंडर्स कौन कौन थे। पाणिनि द ग्रामरियन, तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है कि लगभग 3000 साल पहले इन्होंने संस्कृत ग्रामर जो है वो प्रिपेयर कर दी थी। एक बार पढ़ लेना आप। अब नेक्स्ट आते हैं जैनिज्म के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जैनिज्म। अभी हमने देखा बुद्धिज्म के बारे में, उसके बाद हमने उपनिषदों के बारे में देखा, अब आते हैं जैनिज्म के ऊपर। तो जैनिज्म के चौथे तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे जैनियों के, उनका नाम था वर्धमान महावीर, जिन्होंने मैसेजेस को स्प्रेड करने का टाइम करा उस टाइम पे जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। रियल फाउंडर जो माना जाता है ना जैन धर्म का, वो इनको ही माना जाता है, ठीक है, वर्धमान महावीर। और ये कैसे थे? 24वें तीर्थंकर थे। सबसे पहले कौन थे? उनका नाम था ऋषभ देव। लिख लेना, मैं रिसोर्सेज की अभी थोड़ी सी लैक है जिसकी वजह से साफ लिख नहीं पाता यहाँ पे, तो मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप उसको लिख लेना कि सबसे पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव, और ये जो 24 तीर्थंकर है इनका नाम है वर्धमान महावीर, और यही सबसे आखिरी तीर्थंकर थे। ठीक है, अराउंड 2500 ईयर्स एगो ये अपने मैसेजेस को स्प्रेड कर रहे थे। ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी, अ ग्रुप ऑफ विच अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ। वज्जी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, तो वज्जी संघ के ही लिच्छवी जो कि इस संघ का पार्ट था उसके प्रिंस थे। कौन? ये महावीर। ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। इन्होंने भी सेम जैसे बुद्धा ने अपना घर छोड़ दिया था, सेम उसी तरीके से लगभग 30 साल की उम्र में इन्होंने भी अपना घर त्याग दिया था और जंगलों में निकल गए। फॉर 12 years ही लीड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। तो लगभग 12 साल इन्होंने क्या करा? बहुत कड़ा जीवन बिताया, उसी के साथ साथ अकेला जीवन बिताया, और उसी दौरान इनको भी एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। अब यहाँ हमको महावीर जी के टीचिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। जिस तरीके से बुद्धा की टीचिंग थी वैसे इनकी टीचिंग्स के बारे में। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, men and women who wish to know the truth must leave their homes। इनका ये कहना था कि चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, अगर उनको सच्चाई के बारे में जानना है, उनको फिलॉसफी के बारे में जानना है, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ उनको वेरी स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो कि था अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। यहाँ मतलब ये बिल्कुल सख्त खिलाफ है हिंसा के। ऑल बींग्स, महावीर का कहना था कि कोई भी प्राणी हो, सबको लंबा जीवन जीने का अधिकार है और सबकी इच्छा होती है कि वो लंबा जिए। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। सेम जिस तरीके से बुद्धा प्राकृत भाषा का यूज कर रहे थे, उसी तरीके से महावीर जो है ये भी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत।
और ऐसा नहीं है कि प्राकृत भाषा सब जगह सेम थी, अलग अलग जगह देखोगे तो प्राकृत भाषा में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्राकृत भाषा जो कि मगध में बोली जाती थी उसका नाम है मगधी, तो मगधी क्या है, प्राकृत भाषा का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमने क्या समझा कि जो महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे, क्षत्रिय वंश के थे, लक्ष्मी इनका राज्य था जहाँ के ये प्रिंस थे, और वो वज्जी संघ का एक पार्ट था। उसी के साथ साथ इनका क्या कहना था कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा, यानी कि किसी भी एनिमल की किलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग फॉलोअर्स थे महावीर के उनको जैन बोला जाता था। ये जो जैन लोग होते थे इनकी लाइफ किस तरीके से थी उसके बारे में हमको आगे बताया जा रहा है कि जो फॉलोअर्स थे महावीर के उनको जाना जाता था जैन आस, यानी कि जैन के नाम से। इनको बहुत सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी और बेगिंग फॉर फूड, और ये लोग भिक्षु की तरह, मतलब इनको भिक्षा मांगकर खाना खाना पड़ता था। उसी के साथ साथ इनको ऑनेस्ट, काइंड, इस तरीके की क्वालिटीज़ इनके अंदर होनी चाहिए थी। तो जो जैन थे उनको सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी, बैग करना पड़ता था फूड, बैगिंग करके फूड मतलब इनको कंज्यूम करना पड़ता था। उसी के साथ साथ ऑनेस्ट होना पड़ता था। चोरी जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, कि वर्क स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, कि चोरी बिल्कुल नहीं करनी। ऑल्सो हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ हर चीज़ जो है वो गिव अप करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग क्लोथ, कपड़े भी इनको गिव अप करने पड़ेंगे। मतलब जीवन में सब कुछ त्यागना पड़ेगा आपको, सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी, भीख मांग के खाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी, आपको ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है और सब कुछ त्याग देना है अपनी लाइफ में। और ये सब चीज़ें करना बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होता था, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। उसके बावजूद हज़ारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और सीखने के लिए, टीच करने के लिए, मतलब लाइफ की नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ये लोग निकल गए। और बहुत से लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाए, बट जो लोग जैनिज़्म को फॉलो कर रहे थे, यानी कि जो जैन लोग थे, इनको सपोर्ट करने के लिए वो क्या करते थे, फूड वगैरह प्रोवाइड करते थे। यानी कि बहुत सारे लोग थे जो मॉन्क्स बन गए, साधु बन गए, ये सारी चीज़ें फॉलो करने लगे, और जो नहीं कर पाए वो इनकी हेल्प करने लग गए। तो जैनिज़्म जो है मेनली सपोर्टेड करा जाता था ट्रेडर्स के द्वारा, तो व्यापारी लोग जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते थे जैनिज़्म को। फार्मर्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करते थे उनको इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि जैनिज़्म में सबसे पहले टीचिंग यही थी कि आपको अहिंसा का पालन करना है। बट फार्मर्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करते थे अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते थे। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर जैनिज़्म स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात। तो धीरे धीरे जैनिज़्म देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, साउथ इंडिया में, सब जगह धीरे धीरे इसका स्प्रेड होने लग गया। और जो टीचिंग्स थी महावीर की और उनके फॉलोअर्स की, वो कई सेंचुरीज तक देखोगे तो फैलती रहीं। देयर वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ विच दे प्रेजेंटली अवेलेबल इन द प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो शुरुआत में तो देखोगे तो जो महावीर की टीचिंग्स थी, उनके फॉलोअर्स की टीचिंग्स थी, वो ओरली चलती रहीं बहुत सारी सदियों तक। उसके बाद लगभग आज से 1500 साल पहले देखोगे तब इन चीज़ों को लिखा गया, जो कि आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि गुजरात के वल्लभी में प्रेजेंट है इसका रिटर्न फॉर्म। तो शुरुआत में टीचिंग्स ओरली होती थी और लगभग आज से 1500 साल पहले इनको लिखा गया। तो यहाँ जैन वर्ड का मतलब बताया था, वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जीना, जिसका मतलब होता है कंक्यूरर, यानी कि विजेता। और यही वर्ड जो है ये यूज करा गया था किसके लिए, महावीर के लिए। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि वाई डू यू थिंक द टर्म जिन वाज यूज्ड फॉर महावीर। तो महावीर को जिन इसलिए बोला जाता था कि ये जैन वर्ड निकला है जिन से, और जिन का मतलब होता है विजेता, क्योंकि इन्होंने अपने सेंसिस पे विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इनको जिन वर्ड से यूज करा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट आता है संघ। अब यहाँ तक हमने क्या समझा, एक बार दोबारा देख लो कि सबसे पहले हमने समझा बुद्धिज़्म के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में। उसके बाद उपनिषद के बारे में समझा कि जो वैदिक टेक्स्ट थे उसका सबसे आखिरी पार्ट होता है उपनिषद। इसके अंदर भी हमको फिलोसफी देखने को मिलती है, क्वेश्चंस के आंसर्स देखने को मिलते हैं और डायलॉग फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद जैनिज़्म के बारे में हमने समझा, वर्धमान महावीर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं संघ। बोथ द महावीर
and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. क्योंकि दोनों का ऐसा मानना था, चाहे वो महावीर हो चाहे बुद्धा हो, कि अगर लोगों को असली में नॉलेज गेन करनी है तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसी अरेंजमेंट करी उन लोगों के लिए ताकि वो लोग एक साथ रह सकें। जो लोग अपना घर छोड़ के आए वो लोग एक साथ रहें, तो उन्होंने एक एसोसिएशन बना दिया उन लोगों का जो लोग क्या थे, अपना घर छोड़ चुके थे। तो यहाँ संघ वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? संघ जो है वो एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है उन लोगों का जो लोग घर छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब इन संघों को, इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ रूल्स थे। तो यहाँ कुछ रूल्स के बारे में लिखा है कि इनको ज्वाइन करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये सारे रूल्स कहाँ लिखे हैं? बुद्धिस्ट रिटन बुक है जिसका नाम है विनय पिताका। ये नाम हमको याद रखना है कि विनय पिताका क्या है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और इसके अंदर ये सारे रूल्स लिखे हैं संघ के बारे में, जिसमें से हमको ये पता चलता है कि मैन और वीमेन इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी संघ के अंदर। हर आदमी, ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, बट कंडीशंस क्या थी कि अगर वो कोई चिल्ड्रन है तो उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी इन संघ में जुड़ने के लिए। अगर कोई स्लेव है यानी कि दास है तो उसको अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई राजा के लिए काम करता है, किंग के लिए काम करता है, तो उसको राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई डेटर है तो उसको क्रेडिटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। विमेन, उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलती हैं? विनय पिताका में, जो कि ये रूल्स बताता है कि बुद्धि जो संघ है उसके क्या क्या रूल्स थे कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब लाइफस्टाइल कैसा था उसके बारे में देखते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी। मैन एंड वीमेन हु जॉइन द संघ, जो लोग इसको ज्वाइन कर लेते थे वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे, और लगभग ज़्यादातर समय ये लोग मेडिटेट करते थे, और शहरों में, गाँव में ये लोग जाते थे भिक्षा मांगने के लिए फूड की, कुछ फिक्स आवर्स के लिए। मतलब ज़्यादातर समय ये लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बाद कुछ समय ये लोग भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते थे। यही कारण है कि इनको भिक्षुज, या फिर जैसे देखोगे प्राकृत भाषा में बैगर और भिक्षुनीज, इन वर्ड से इनको जाना जाता था। भिक्षुज मतलब मेल के लिए, भिक्षुनीज मतलब फीमेल के लिए। और ये लोगों को सिखाते थे कि दूसरों की मदद करनी चाहिए आपस में, मतलब एक दूसरे को सिखाते थे कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये रेगुलर मीटिंग्स भी करते थे कि अगर कोई झगड़ा है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो ये आपस में मीटिंग्स करके उसको सुलझा सकें। ठीक है, दोज हु जॉइन द संघ, और ये लोग जो संघ में जुड़े थे इनमें कौन कौन से लोग देखने को मिलेंगे? तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, आर्टिशंस, स्लेव्स, यानी कि हर समुदाय के हमको लोग इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में लिखा है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल पोएम्स भी लिखी हैं, और संघ के अंदर जो लाइफ ये लोग जीते थे उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करा है। तो इस वाले सेक्शन से हमको समझ में आया कि संघ क्या था? लोगों का एसोसिएशन था जो लोग घर छोड़ चुके थे, और संघ से जुड़ने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। उसी के साथ साथ ये लोग हैं मीटिंग वगैरह करते थे। उसी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी पोएम्स वगैरह भी लिखी हैं, और बहुत सारे लिटरेचर्स वगैरह भी इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट आते हैं मोनेस्ट्रीज में। तो मोनेस्ट्री क्या है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो थे शेल्टर्स। क्योंकि देखो, चाहे वो जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो, इनके जो मॉन्क्स होते थे वो पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, लोगों को शिक्षा देते रहते थे। बट जब रेनी सीजन आता था तो उस टाइम क्योंकि ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो ये लोग किसी जगह पर रुका करते थे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनके रुकने का बंदोबस्त करने लग गए। शुरू में वो टेम्परेरी नेचर का होता था, धीरे धीरे देखोगे तो लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे परमानेंट नेचर का होने लग गया। तो उन्हीं सेटलमेंट्स को, उन्हीं शरण स्थल को हम मोनेस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, जिसको विहार भी बोला जाता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year. तो वही है, मॉन्क्स एक जगह से दूसरी जगह पूरी साल जाते रहते थे लोगों को टीच करने के लिए। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और खाली एक ऐसा सीजन था जब ये लोग एक जगह पर रुकते थे, क्योंकि इस टाइम ट्रैवल करना डिफिकल्ट हो जाता था। तो जो इनके सपोर्टर्स थे वो टेम्परेरी शेल्टर बना देते थे, चाहे वो कोई गार्डन हो या कोई नेचुरल केव हो उसके अंदर, या फिर किसी हिली एरियाज में कोई केव है
उसके अंदर मतलब इनके रहने का बंदोबस्त कर दिया जाता था इनके सपोर्टर्स के द्वारा। और जैसे जैसे समय बीतता है तो मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स, मॉन्क्स मतलब जो मेल होते थे और नन्स मतलब फीमेल, एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर द मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट। तो धीरे धीरे जब समय बीता तो मॉन्क्स, नन्स और इनके सपोर्टर्स जो थे उनको ऐसा एहसास हुआ कि हमको कुछ परमानेंट शेल्टर बनाने पड़ेंगे। दीज वर नोन एज विहार, तो इसको विहार बोलते हैं, विहार। मोनेस्ट्रीज को विहार भी बोलते हैं। द अर्लीस्ट विहाराज वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक्स। तो शुरुआत में जो विहार थे ये लकड़ी के बने होते थे, फिर धीरे धीरे देखो कि ब्रिक्स के बनने लग गए, और बहुत सारे आपको केव्स में देखने को मिलेंगे, कुछ गड्ढा करके हिल्स के अंदर, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट में। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि जो मोनेस्ट्रीज बनाई गई इन्हीं को विहार बोलते हैं, जहाँ पे ये लोग रेनी सीजन में रुका करते थे। यहाँ देखोगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, जिस तरीके से पानी जो होता है रिवर्स का, वो जैसे ही ओशियन के अंदर मिलता है वो अपना नाम खो देता है, सेम उसी तरीके से अगर कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता है तो उसको उसकी फैमिली, उसकी रैंक, उसका वर्ण, ये सब कुछ भूलना पड़ जाता है इन ऑर्डर टू बिकम अ मॉन्क ऑफ द बुद्धिज़्म। नेक्स्ट आते हैं, वेरी ऑफन लैंड ऑफ विच द विहार वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और लैंड ओनर। कई बार ऐसा होता था कि ये जो विहार यानी कि जो रुकने के इनके स्थल बनाए जाते थे उसको डोनेट करा जाता था बड़े बड़े मर्चेंट्स के द्वारा या फिर बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स के द्वारा, उसी के साथ साथ किंग्स के द्वारा। और जो लोकल पीपल होते थे वो गिफ्ट के रूप में खाना, कपड़ा, मेडिसिन ये वगैरह प्रोवाइड करते थे मॉन्क्स और नन्स को, और उसके बदले ये क्या करते थे, लोगों को टीच करने का काम करते थे। और जैसे जैसे सेंचुरीज बीती बुद्धिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा एरियाज़ में स्प्रेड होने लगा सब कॉन्टिनेंट में, जिसको हम डिटेल में आगे चैप्टर 9 के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ लगभग हमारा चैप्टर खत्म है। अब ये एक बॉक्स बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। अब यहाँ कंसेप्ट आता है आश्रम का। तो यहाँ आश्रम से आप ये मत समझ लेना कि आश्रम का मतलब जिस तरीके से आज जहाँ पे लोग रुकते हैं मेडिटेशन करते हैं वो वाला आश्रम नहीं है। यहाँ आश्रम का मतलब था स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ब्राह्मण्स ने क्या करा, एक आश्रम वाला कंसेप्ट लेके आए, और यहाँ आश्रम का मतलब जो था वो किसी जगह से नहीं था जहाँ पे लोग रहते हैं या मेडिटेट करते हैं। ये वर्ड यूज करा गया स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए। जैसे 4 आश्रम रिकॉग्नाइज करे गए, जिसमें से पहला था ब्रह्मचर्य, सेकंड था गृहस्थ, थर्ड था वानप्रस्थ, फोर्थ था हमारा संन्यास। ये मतलब लगभग 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताई जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, इसको ब्रह्मचार्य बोला गया। तो इन्होंने कहा जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य हैं, इन लोगों को क्या करना है, अपनी स्टार्टिंग फेज में वेदों को पढ़ना है, सिंपल लाइफ जीनी है, जिसको ब्रह्मचार्य के नाम से जानते हैं। ये पहली स्टेज हो गई। दूसरी थी गृहस्थ, दे हैड टू मैरी एंड लिव एज अ हाउस होल्ड, जिसको गृहस्थ बोला, सेकंड स्टेज। थर्ड, दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि मेडिटेट करना है, फॉरेस्ट में जाके आपको ध्यान करना है। और फाइनली लास्ट स्टेज में इन्होंने क्या कहा, जिसको हम किस नाम से जाने थे, संन्यास के नाम पे, कि आपको सब कुछ गिव अप कर देना है और सन्यासी बन जाना है। ठीक है। The system of ashrams allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Ved, and they had to follow the ashram chosen by their husband. तो वही कह रहा है कि आश्रम की कंसेप्ट की वजह से लोग क्या हैं, बहुत सारा जीवन अपना समय बिता देते थे मेडिटेशन में। उसी के साथ साथ देखो महिलाओं को जो वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि यहाँ जो आश्रम वर्ड का यूज करा गया है ये स्टेजेस ऑफ लाइफ को दर्शा रहा है, और 4 आश्रम्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करे गए थे, जिसमें से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। आगे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, हल्की सी, हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम देख लेंगे। ईरान को ढूंढो अपने एटलस में। तो ज़ोरोएस्टर जो कि ईरानियन प्रोफेट था, हिज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन अ बुक कॉल्ड अवेस्ता। तो ये याद रखना है कि ज़ोरोस्टर जो था इसकी बुक का नाम था अवेस्ता, और इसकी टीचिंग्स देखोगे तो लगभग जैसे वेद में पढ़ाया जाता है उस वेदों से मिलती जुलती इसकी टीचिंग्स है। तो ये आप पढ़ लेना। और ज़ोरोएस्टर
इस धर्म की शुरुआत इसने करी थी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। इसका फाउंडर कौन था? ज़ोरोएस्टर। ये चीज़ें हमको समझनी है। और देखो कि ईरान में बहुत हज़ारों सालों तक इस धर्म को लोगों ने फॉलो करा। और जो आज के समय पे इंडिया के अंदर हमको पर्सियन देखने को मिलते हैं ना, लेटर सम ज़ोरोएस्ट्रियन माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। दे वर द एंसेस्टर ऑफ द टुडेज पारसीज। तो महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे ये लोग आके सेटल हो गए थे बाद में। तो आज जो हमको इंडिया में पारसी देखने को मिलते हैं, उनके एंसेस्टर यही माने जाते हैं। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस वीडियो को ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।